हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर चालू किया था उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। उसी के बाद हमने देखा था कि जो एटम के स्ट्रक्चर थे, थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर था या रदरफोर्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर क्या दिया था वो भी हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने बोहर्स, नील्स बोहर के जो पोस्टुलेट थे उनके बारे में उनको भी डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग हम रेडियस को, एनर्जी को, वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनकी रेडियस, एनर्जी वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी सारा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास को ख़त्म किया था, ये सारे पोस्टुलेट या सारे एनर्जी वगैरह के बारे में डिस्कस हम कर चुके थे। यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों क्वांटम नंबर्स। क्या है टॉपिक? अच्छा, इससे जस्ट पहले हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, 281 282 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था बोहर और बरी की स्कीम के अकॉर्डिंग, वो सारा हमने देख लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने बताया था बच्चों जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है SPDF के बेसिस पे, या हम बोले सबशेल्स के बेसिस पे, है ना, वो हम आगे और पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे क्वांटम नंबर्स। तो एक्चुअल में जो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, क्वांटम नंबर जो हैं हमें ये बताते हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है ना, ऑर्बिट्स के अंदर या हम बोलेंगे शेल्स के अंदर, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो कहाँ पर है, उनकी एनर्जीज वगैरह, जो एनर्जी शेल बोल रहे हैं, एनर्जी लेवल हम बोल रहे हैं, वहाँ पर जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है, ये सब किससे पता चलता है हमें? क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर्स हैं क्या? तो बच्चों 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, आइए देखिए। टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी, क्या लिख रखा है बच्चों? पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, 4 नंबर्स आर रिक्वायर्ड विच आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। तो किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और एनर्जी को बताने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट जो है वो आपका कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको सीक्वेंस में ही पढ़ना है, ऐसा नहीं आप ऊपर नीचे कैसे पढ़ लें, सीक्वेंस में पढ़ना है। तो फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है बच्चों वो हमारे पास कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, या किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एन से। नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा है बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल एल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल एल से। नेक्स्ट थर्ड जो क्वांटम नंबर है बच्चों वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों किससे? स्मॉल एम से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल एम से। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वांटम नंबर एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम? स्मॉल एस से। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी आगे डिटेल क्या है, डिटेल के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, देखिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले इसके बारे में थ्योरी में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया, स्मॉल एन से। नेक्स्ट है तो वही वाली बात, देखिए बच्चों, मैंने ये चीज़, आप ये माइंड में रखो कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, और ये आपका कौन सा है? फोर्थ शेल। ठीक है, सेंटर वाला क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इन शेल्स को, ये जो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ शेल, इन शेल्स को नाम दिया हुआ है। और वो नाम किससे पता चल रहे हैं हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मैंने पहले भी आपको बताया ये कौन सा है आपका? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। पूछ लें आपको कहाँ तक जाएंगे? ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर है? अगर बच्चों बात करें, ये तो हो गया आपके KLMN शेल। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर इनमें शेल्स के अंदर अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको फुलफिल करने हैं या इनके अंदर फिल करने हैं, तो किस फॉर्मूले से करेंगे आप?
2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ शेल, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर, तो ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर हमारे पास, इट रिप्रेजेंट द नेम, ये याद रखना है बच्चों, ये क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट और शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है उस शेल का नाम, साइज और एनर्जी किससे पता चलती है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किससे पता चलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है। आ रही है बात समझ, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल के अंदर है, इसका मतलब कौन से शेल के अंदर है, के शेल के अंदर। ठीक है, सेकंड में है तो एल के अंदर, एम के अंदर, एन के अंदर, ऐसे जो है उसका नेम पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस शेल से बिलोंग कर रहा है उसका नेम क्या है। अरे बात समझ, अगर बच्चों साइज की बात करें तो सीधी सी बात है बच्चों, इधर देखिए ये फर्स्ट शेल है, सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ही शेल के अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ आर, या जिसको हम बोल रहे हैं रेडियस, तो आपका जो एटम है उसकी साइज इतनी होगी, यस और नो, इतनी होगी। अगर मैं इसको R1 बोल दूं, और सपोज करो अगर आपके जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फर्स्ट शेल, यहाँ पर सेकंड शेल, ये आउटर मोस्ट शेल जो है यहाँ से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R2, तो ये वाला एटम इस वाले एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते जाएं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, यहाँ पर जो रेडियस हुई ये R3, तो मैं इन तीनों के कंपैरिजन में अगर आपसे पूछूं किसका साइज बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं उसी का साइज बड़ा होगा, यस और नो, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो है R3 ज़्यादा होगा, R2 R3 से कम होगा, R1 जो है R2 से कम होगा, तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हायर इज द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, R1 is less than R2, R2 is less than R3, R3 is less than R4 एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। और आपको ये पता है जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं, जैसे मैं बात करूं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जब बच्चों यहाँ ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है इसका मतलब क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ता है ना। नंबर ऑफ शेल्स यानी जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है रेडियस की वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे इसका मतलब क्या होगा, साइज बढ़ेगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर देख लेते हैं जैसे हाइड्रोजन तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग लूँ तो कितना 1, लिथियम का कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2,1। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ा है 2। सोडियम का कितना होता है 281 होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल कितने हो गए, यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ शेल है, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर 3 है। तो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस इंक्रीज होगी तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, चले बच्चों आगे, यहाँ पर देखिए और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी की भी यही कहानी बच्चों, अगर फर्स्ट शेल की बात करूं मैं तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, तो एनर्जी लेवल का सीक्वेंस क्या होगा, यही होगा कि फर्स्ट वाले सेल की एनर्जी कम, फिर सेकंड वाले की उससे ज़्यादा, थर्ड वाले की उससे ज़्यादा, फोर्थ वाले की, फिफ्थ वाले की। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो एनर्जी लेवल भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2n स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से, 2n स्क्वायर, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल, जो भी नंबर ऑफ शेल है उसको आप रख दीजिए वहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलूँ फिफ्थ वाले शेल के अंदर जो है नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताइए,
2 इंटू 5 का स्क्वायर कर दिए, कितने आ जाएंगे 50। क्लियर है? चले आगे। ठीक है तो ये चीज़ समझ में आई बच्चों, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर है? ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल टू nh/2π। कहाँ देखा था हमने, बोहर्स मॉडल के अंदर जो पोस्टुलेट पढ़े थे बच्चों, उसके अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड इन दोज ऑर्बिट which has the value of angular momentum is integral multiple of h/2π। इट्स मीन mvr इक्वल टू nh/2π कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं ऑर्बिट, उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr की वैल्यू जो है nh/2π एक फिक्स वैल्यू आएगी, उसी में जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो mvr इक्वल टू nh/2π। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है आपके वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 to इनफाइनाइट, ये भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, एवरी शेल इज गिवन अ स्पेसिफिक अल्फाबेटिक नेम। इसको एक स्पेसिफिक अल्फाबेटिक नेम दिया है बच्चों, के शेल फर्स्ट के लिए, एल शेल सेकंड के लिए, एम थर्ड के लिए एंड सो ऑन। नोट लगा के लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया बच्चों, तो गिवन बाय बोहर। किसने दिया, गिवन बाय बोहर। इतनी बातें आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा कौन सा क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट है बच्चों आपका देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर। और अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल एल से। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये आपके सेकेंडरी नेम है इसके, जो आपको याद रखने हैं कि एजीमुथल क्वांटम को किन किन नामों से भी जाना जाता है। आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर एंड सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब सीधी सी बात है बच्चों, शेल के बारे में पता चल गया। मैंने ये कहानी बताई थी आपको, कोटा के अंदर रेजोनेंस के अंदर रूम नंबर 104, उसके अंदर आपके बैच के या आप लोग बैठे हो तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आपने किसको बताया, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको बता रहा है, कोटा को बता रहा है। ठीक है, यानी हमें किसके बारे में पता चल गया, शेल्स के बारे में पता चल गया। अब शेल्स के अंदर क्या है, सबशेल्स हैं, यस और नो, सबशेल्स हैं। तो सबशेल्स के बारे में कौन बता रहा है, सबशेल्स के बारे में आपका बता रहा है सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बच्चों यहां पर देखो, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, वैल्यूज ऑफ l इज 0 to n-1। अगर आपको n की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू निकाल सकते हो आप। l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1। सर नहीं समझ में आया कैसे, तो इधर देखो जरा, ये जितनी भी चीज लिखी हुई है उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो बच्चों, l की वैल्यू पहले तो याद रखना है 0 1 2 3। l की वैल्यू अगर 0 आती है तो वहां पर कौन सा सबशेल होगा, s। l की वैल्यू 1 आती है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। इतनी बात समझ में। l की वैल्यू 0 1 2 3, 0 के लिए आपकी कौन सी होगी, s सबशेल होगा। ठीक है, फिर होगा p, फिर होगा d, फिर होगा f। ये चीज समझ में आई। मैंने बोला n की गिवन वैल्यू के लिए l की जो वैल्यू है बच्चों 0 to n-1 लेनी है। कितनी लेनी है, n की गिवन वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 होगी। तो जरा सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 से 1-1 यानी 0 आएगा, तो 0 से 0, यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूं n की वैल्यू 2 है तो जरा यहाँ पुट करो, 2 है तो n की वैल्यू 2-1 होगा, यानी 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। 2-1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो 0 और 1, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 0 और 1, यस और नो। अगर मैंने आपसे कहा n की वैल्यू 3 है,
क्या बोला बच्चों, n की वैल्यू 3 है, तो जरा बताओ आप लोग खुद कितनी होगी l की वैल्यू। एक तो 3 - 1 कितना हुआ, 3 - 1 कितना हुआ 2, तो एक तो हो गई आपकी 0 1 और ये 2। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 और 3। इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं बोलूं ये n इक्वल टू 1 क्या है, फर्स्ट शेल ही तो है, n इक्वल टू 1 क्या है, फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के अंदर l की वैल्यू कितना है, 0 है, 0 है, इसका मतलब कौन सा सब शेल है, कौन सा सब शेल है, s है, तो यहाँ पर l की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए 0 है, इट्स मीन कौन सा है, s है। n की वैल्यू 2 है तो इसमें देखो कौन सा होगा, s और p, इसमें कौन सा होगा, s p d, इसमें कौन सा होगा, s p d एंड f। यस और नो, एक एक बढ़ाते जाओ। क्लियर हुई ये बात। मतलब यहाँ देखिए, ये डायग्राम हम ले लेते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया था। इसमें देखो ये बच्चों n इक्वल टू 1 है आपके पास, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू कितनी आई थी, 0। इसका मतलब कौन सा सब शेल था यहाँ पर, s। अगले वाले में s और p, अगले वाले में कौन सा, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट वाले में देखिए s p और d, नेक्स्ट वाले में s p d एंड f। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बिल्कुल आई। तो यही सारी चीजें हमें बताता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यही चीज लिखी हुई बच्चों, देखो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू यहाँ लिख रखी है, वैल्यू ऑफ l, ये l की वैल्यू है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सब शेल प्रेजेंट इन शेल, और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेल्स के अंदर सब शेल्स को। नेक्स्ट l की वैल्यू 0 है तो कौन सा, s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। क्लियर है। अब सर ये SPDF क्या है, SPDF है, S को रिप्रेजेंट करते हैं, S की हम बोलते हैं या तो फुल फॉर्म में शार्प, P का मीन मतलब है प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड एंड F मीन्स फंडामेंटल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, क्लियर है बच्चों, आगे देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स। क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n इक्वल टू 1 2 3, तो जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है बच्चों, उतने ही क्या होंगे उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे। किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स अगर सीधा आपको पता करना है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ n इक्वल टू 4 है आपके पास, n इक्वल टू 4 है मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है आपको कि 4 है, उसके अंदर मैंने आपको सीधा पूछा है कि नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, तो जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही क्या होंगे, सब शेल होंगे। कैसे होंगे जरा यहां पर देखो, इधर देखना बच्चों, मैंने आपको बोला कि अभी क्या बोला 1 2 3 और 4, मैंने आपको बोला n इक्वल टू 4 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो मैंने पूछा बताओ इसके अंदर सब शेल कितने हैं, तो आपने क्या बोला मुझे कि सब शेल सर इसके अंदर कितने होंगे, 4 होंगे। तो कैसे होंगे, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था 4 जो होंगे वो कैसे होंगे, इसके अंदर s, इसमें s p, इसमें s p d और इसमें s p d और f, तो ये 4 सब शेल आ गए इसमें, आया नहीं। n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है तो जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही क्या है आपके सब शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स है। n इक्वल टू 1 है उसका मतलब सब शेल कितना है, उसके अंदर 1 है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है बच्चों, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल। क्लियर है यहाँ की बातें, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ n। बच्चों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा आपको ये।
क्या याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है कि L की जो वैल्यू है वो हमेशा N की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, या हम ये बोल सकते हैं N इज ऑलवेज ग्रेटर देन L। क्या बोल सकते हैं, N इज ऑलवेज ग्रेटर देन L, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से या L की वैल्यू से। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए 1p 1f 2d 2f 3f सबशेल्स आर नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, जरा यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ n इक्वल टू कितना है, 1 है, n इक्वल टू कितना है, ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये सब क्या है, आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो है, नंबर ऑफ शेल के बारे में तो बता रहा है। और यहाँ पर जो p है बच्चों, p कहाँ पर होगा, देखो l अगर 0 1 2 3, ये s, ये p, ये d और ये कौन सा है, f, तो l n की वैल्यू भी 1 है और l की वैल्यू भी कितना है, 1। l की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना p पर, तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये पॉसिबल है क्या, 1p पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो n इक्वल टू कितना है, 1 और l इक्वल टू कितना है, 3, l इक्वल टू कितना है 3, f पर कितना है 3, इट्स मीन क्या हुआ यहाँ पर, तो l इज ग्रेटर देन n हो गया, तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखो 2d के अंदर n इक्वल टू कितना है बच्चा, 2 और d आ रहा है, इसका मतलब l इक्वल टू कितना हुआ, 2, दोनों सेम आ गए, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर जब ऑप्शंस दे दिया जाए तो आप सीधा n और l की वैल्यू देख लीजिए, अगर n ग्रेटर देन l है तो इसका मतलब वो जो सेट दे रखा है आपको क्वांटम नंबर्स का वो पॉसिबल हो जाएगा। फिर दो चीजें मैच हो जाती है, आप थर्ड और फोर्थ क्वांटम नंबर को देखिए। अरे बात समझ में, तो यही ये बोलना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ n, सो 1p 1f 2d 2f 3f सबशेल्स आर नॉट पॉसिबल। s विल स्टार्ट फ्रॉम, s कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वाले से, p कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड वाले से, d कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड, फिर फोर्थ, है ना। मतलब सीधी सी बात है, एक एक जो है सबशेल आप बढ़ाते जाओ, शेल्स के अंदर बढ़ाए थे ना अभी हमने, क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स इन अ शेल आर एस फॉलो, यानी ये आपको एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो याद रखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन s के अंदर, फिर p के अंदर, d के अंदर, फिर f के अंदर जाएगा, ठीक है। सबशेल्स हैविंग इक्वल l वैल्यूज बट विद डिफरेंट n वैल्यूज हैव सिमिलर शेप्स बट देयर size increases as the value n increases, 2s subshell is greater in size than 1s subshell. Similarly 2p 3p 4p subshells have similar shapes but their sizes increases in order 2p 3p and 4p। तो बच्चों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर सबशेल्स इक्वल हैं लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर देखो, अगर 2p 3p 4p की बात करें तो यहाँ पर सबशेल तो सेम है p p p, लेकिन यहाँ पर 2p 3p 4p, तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा, एनर्जी किसकी कम होगी, 2p की, फिर 3p, फिर सबसे ज्यादा कौन होगा आपका 4p। ये हेल्प करेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। क्लियर है बच्चों, चले आगे। ठीक है सर, आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल। अगर आपको सीधा निकालना है कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए आप 2 × 2l + 1 का। किसका फॉर्मूला लगा देंगे, 2 × 2l + 1 का। या आप बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हो, ये आपका s के अंदर जो है एक ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, ये मैंने आपको पहले बताया। s के अंदर एक ऑर्बिटल है, p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, d के अंदर कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। f के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बताया था ना, 1 3 5 और 7 याद रखो। तो s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ बताई, और इसी चीज़ को या तो ये माइंड में रखो या फिर इसी चीज़ को हम डायरेक्ट जो है
सब शेल आपको बोल दिया जाए, यानी सब शेल यानी एल की वैल्यू अगर आपको पता है तो सीधा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो किस फॉर्मूले से, 2 2l + 1 से। सपोज करो मैंने आपको बोला एल की वैल्यू आपके पास 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उधर लिखा हुआ भी है एल की वैल्यू 2 है, मतलब कौन सा है बच्चों, डी है, और मुझे पता है कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 10 कैसे आए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2l + 1, 2 × 2 × 2 + 1, 2 2 जा 4, 4 + 5 कितना, 4 + 1 कितना हुआ 5, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन। सीधी सी कहानी है, क्लियर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने और नंबर ऑफ शेल पता है, सॉरी नंबर ऑफ सबशेल, यानी सबसेल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू अगर आपको पता है तो एल की वैल्यू सीधी पुट करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 2 2l + 1, और ये सीक्वेंस आपको दे रखा है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट दे रखा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसने दिया बच्चों, सोमरफेल्ड ने, किसने दिया, सोमरफेल्ड ने, ये याद रखना है नाम आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास कौन सा हुआ था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो थर्ड क्वांटम नंबर है बच्चों वो आपका कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो शेल्स के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल्स के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड कौन सा है बच्चों आपका, मैग्नेटिक। अब सब शेल्स के अंदर कौन है आपके, ऑर्बिटल्स है ना, है या नहीं, तो ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताएगा आपको, कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताएगा बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर एक जगह आपकी, और जब हम पढ़ रहे थे है ना न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, तो वहां पर भी ऑर्बिटल के बारे में आया था, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब शेल, एंड ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज, ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे, रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी 3D रीजन के अंदर ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना जो होगी मैक्सिमम होगी, वो क्या होगा, ऑर्बिटल। जैसे वो कहानी बताई थी ना आपको कि रेजोनेंस के रूम नंबर 104 के अंदर आइजेसो बैच के बच्चों की जो है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना। तो कोटा के अंदर रेजोनेंस में आए, रेजोनेंस में रूम नंबर 104 में, वहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है, तो वो रूम नंबर 104 आपके लिए क्या है, ऑर्बिटल, जिसके अंदर आप बैठे हैं, तो आप क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। आ रही है बात समझ में। तो यही कहानी है कि यहाँ पर जो है ऑर्बिटल क्या होगा, रीजन इन 3 डायमेंशनल या 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है सर, आगे देखिए वापस एल की वैल्यू की जब हमने बात करी थी तो गिवन एन वैल्यू के लिए एल की वैल्यू हमने डिफाइन करी थी, यस और नो। तो यहां पर क्या होगा, एल की वैल्यू हमें, अब एल की गिवन वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू के लिए बच्चों एम की वैल्यू होती है -L through 0 to +L, या हम बोलते हैं गिवन वैल्यू ऑफ एल। तो एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -L2 + L, यानी एल की वैल्यू अगर आपको पता है तो एम की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कहां से कहां तक होगी, -L2 + L। तो -L से +L में जाएंगे। नंबर लाइन पढ़ी है ना सभी ने, अरे पढ़ी है या नहीं। तो माइनस, जैसे -1, यहाँ पर ये आपका 0, यहाँ पर +1, तो ये -L, सपोज ये -L है और ये +L है, तो -L से +L पर जा रहे हैं, तो 0 वैसे ही आ रहा है ना इसके बीच में, आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो यही वाली बातें बच्चों, वो चीज वहां पर जो लिखी है उसको मैं बता देता हूँ। देखो L की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो मैंने बोला M की वैल्यू -L2 + L जाएगी। तो जरा L की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 0 से 0 ही गया, तो M की वैल्यू कितना होगा, 0। L की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, L की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से ही स्टार्ट होती है ना। N की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती है, N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N = 0 नहीं होता है। N = 0 कर देंगे आप, फर्स्ट शेल कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन L की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो यहां पर देखो बच्चों,
अगर L की वैल्यू आपके पास 1 पुट करो जरा, -1 टू +1 जाएगा, इसका मतलब -1 0 और +1 आएगा, 0 आएगा बीच में, बिल्कुल आएगा। L की वैल्यू 2 है तो कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2। L की वैल्यू 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। यस और नो? तो ये क्या बता रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स ही तो बता रहे हैं, ये सबशेल्स ही तो हैं। जैसे ये क्या है, सबशेल्स हैं आपके, ये कौन सा है, S P D, और ये कौन सा है, F। तो S के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक ही तो है, तो ये कौन सा है, एक वाला है। इसमें कितने हैं, 3 है ना यहाँ पर, इसका मतलब -1 0 और +1। आ रही बात समझ में? यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ गए ना, तो ये 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। यस और नो? तो ये 7 ऑर्बिटल्स ही तो हैं। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स को। तो ये आपके लिखा हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वापस वहीं पर बात, जैसे हमने सबशेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता किया था ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किस फॉर्मूले से दिया था 2 12 + 1, इस फॉर्मूले से दिया था। सिमिलरली अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं सबशेल्स के अंदर, ठीक है, तो सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए 2l + 1, 2 को हटा देना वहां से, सीधा क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम, 2l + 1। किसको पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, ऑर्बिटल्स को। किसको, ऑर्बिटल्स को। तो सीधी सी बात है, L की वैल्यू 0 पुट करो तो कितना ऑर्बिटल होगा, 1 होगा, बताया ना, ये 1 3 5 7। तो यहाँ पर L की वैल्यू 1 है तो 1 पुट करो, कितना आएगा, 2 × 1 + 1 कितना आएंगे, 3। 2 पुट करेंगे तो 5, 3 पुट करेंगे तो 7। निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, या सीधा याद रखो, S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5, F के अंदर 7। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इससे पहले वाला फॉर्मूला जो था, सब शेल के अंदर, किसके अंदर, सब शेल के अंदर हमने निकाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये कैसे निकाले हैं हमने, 2l + 1 फॉर्मूले से। किससे, 2l + 1 से। आ रही है बात समझ में? सब शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन से फॉर्मूले से, 2l + 1 से। अगर आपको शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोलने हैं, शेल मींस n की वैल्यू आपको दे दी जाए, तो जितना नंबर ऑफ शेल है उसी का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी n² क्या कर देना आपको, n²। तो क्या निकल के आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकल के आ जाएंगे। जैसे n = 1 है तो उसके अंदर कितना है, 1। या तो ये चीज याद रखो, निकाल सकते हैं ना, अरे हाँ या ना, नहीं निकाल सकते तो इधर देखो, पहले तो ये चीज समझ में आई, n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, 1 जो है इसके अंदर मैक्सिमम ऑर्बिटल है, कौन सा होगा, s का एक ही ऑर्बिटल होगा। सेकंड वाले के अंदर कितने होंगे, 4, थर्ड वाले के अंदर कितने होंगे, 9, फोर्थ वाले के अंदर कितने होंगे, 16। कैसे होंगे यहाँ पर देखो, या तो वो चीज याद रखो या ये याद रखो माइंड में। इसमें S सबशेल है, S P और D। अब 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ रहा है तो S का ऑर्बिटल कितना होता है, एक ही होता है ना। ये n = क्या है, 1, ये n = क्या है, 2। अब n = 2 के लिए 4 कैसा है, 4 ऐसा है ना, S का कितना है ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल S का है। बात किसकी, ऑर्बिटल की कर रहे हैं। P के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ। यस और नो? तो सीधा n² भी आप रख दीजिए तो भी 4 आना है, और ये चीज अगर आपके माइंड में है तो भी 4 आना है। क्लियर है? थर्ड वाले की बात करते हैं तो वापस इसमें कितना, ये n = 3, ये S की वैल्यू 1, P की कितनी 3, D की कितनी 5, कितना हुआ टोटल 9 हुआ।
9 हुआ तो सीधा आप फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं, n² लगा दो तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली SPDF आएगा, S में 1, P में 3, D में 5 और F में कितने 14। कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे आपके 16। क्लियर है? इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक्चुअल में जो है क्या बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है 3D के अंदर। या हम बात करें कि व्हेन L इक्वल टू 0 M इक्वल टू 0, L की वैल्यू आपके पास 0 है, M की वैल्यू 0 है, दैट इज वन वैल्यू implies that as subshell has only one space orientation and hence it can be arranged in space only one way along x, y और z axis, thus as orbital has a symmetrical spherical shape। बच्चों शेप से ऑर्बिटल्स के शेप्स, अब ऑर्बिटल्स क्या है 3D स्पेस, 3D के अंदर जो है स्पेस है वहाँ पर एक जो है इनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। ये देखो 3D के अंदर बनाया हुआ है। एस ऑर्बिटल जो है क्या होता है, एक स्पेरिकल शेप में होता है, सिमेट्रिकल जो है सिमेट्रिकली स्पेरिकल शेप होता है इसका, मतलब सीधा सा ये एक स्पेरिकल स्पेस है, यानी हम बोलेंगे सीधा सा एक गोला है एक, ठीक है गोल। इसके अंदर 3 एक्सिस है, ये आपकी x, y और z एक्सिस। ये क्या है, एस ऑर्बिटल का शेप है जो यहाँ पर ये बता रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो p है हमारे पास, p ऑर्बिटल है, उसका भी शेप होगा, d का शेप भी होगा। f का शेप जो है बच्चों कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो नहीं पूछा जाता है, आप SPDF के याद रखो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, देखिए अब देखिए यहाँ पर p L equal to 1 M has 3 values -1 0 +1, it implies that P subshell of any energy shell has 3 space orientation, that is 3 orbital, each P orbital has dumbbell shape। P orbital का शेप बच्चों कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, याद रखना। डम्बल देखे आपने, जिम जाते हैं तो डम्बल्स उठाते हैं ना, इस टाइप का डम्बल होता है नहीं होता है, तो इस शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया बच्चों। ये इसका शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। ईच वन इज डिस्पोज सिमेट्रिकली अलोंग वन ऑफ द 3 एक्सिस। पी ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑर्बिटल पी जेड, पी एक्स, पी वाई। तो बच्चों इसको समझिएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए पी ऑर्बिटल जो है बच्चों 3D के अंदर बात हो रही है, इसका मतलब एक्सिस होगी आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस होगी, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है बच्चों, डम्बल शेप होता है, और डम्बल शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमें पता है p ऑर्बिटल जो है कितने हैं, p के 3 ऑर्बिटल होंगे, यस और नो। यहाँ पर या मैं आपसे सीधा बात करूँ l, यहाँ पर देखो l की वैल्यू 0 1 2 3, ये s p d और f, तो m की वैल्यू इसके लिए तो कितना हुआ 0, इसके लिए क्या होगा -1 0 और +1, यस और नो। तो इट्स मीन यहाँ पर ये क्या है -1 0 +1, तो ये एक्सिस पे होंगे। यहाँ पर एक को लोगे आप px, py और pz। अब यहाँ पर याद रखने वाली बच्चों बात ये है कि आप जो है pz को हमेशा किस पे लेंगे, 0 पे, और px और py, px इधर भी आ सकता है, py इधर भी आ सकता है, समझ रहे हो इस चीज को। यानी px की जो वैल्यू है वो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। सिमिलरली py आप +1 भी ले सकते हैं, -1, यानी ये दोनों वैल्यूज है, आगे पीछे कर दो, बट pz आपको कितना लेना है, 0 लेना है। कितना लेना है, 0 लेना है। आ रही बात समझ में। अब बच्चों अगर बात करें हम किसकी, इनके शेप की, अब यहाँ पर देखो p का तो शेप मुझे पता है डम्बल शेप होता है, लेकिन अगर px py और pz का बनाना है, इधर देखना ध्यान से, px py और pz का शेप बनाना है, किसका बनाना है, px py और pz का। तो एक्सिस बना दीजिए बच्चों। अब देखिए px का जब शेप बनाएंगे ना आप, किसका बनाएंगे, px का, तो जो ये पोल्स है ना डंबल के, ये जो पोल्स हैं इनको किस एक्सिस पे लेना है आपको, px x एक्सिस पे लेना है, यानी ये आपका एक एक्सिस x और ये y, तो डंबल कहाँ बनेगा आपका, x एक्सिस पर, और जो थर्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये z एक्सिस।
समझ रहे हो? एक्सिस का पता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो जेड वाली या तो पीछे होगी या आगे होगी, है ना। ये परपेंडिकुलर हो, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब पी वाई का शेप बनाना है बच्चों, तो आपको जो पोल्स लेने हैं, है ना, वो कौन सी एक्सिस पे लेने हैं? कौन सी एक्सिस पे लेने हैं? वाई एक्सिस पर। और जो थर्ड वाली एक्सिस बचेगी वो कौन सी होगी आपकी? जेड। तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया तो पी एक्स का शेप हो गया, वाई एक्सिस पे हो गया तो पी वाई का शेप हो गया। जेड एक्सिस पे लेना है तो यहाँ पर आप जेड बता दो, ये एक्स या वाई ले लो, तो ये जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका? पी जेड। और ये जो थर्ड वाली होगी वो कौन सी होगी? वाई। थर्ड वाली कौन सी होगी बच्चों? वाई एक्सिस होगी। यस और नो? थर्ड वाली कौन सी हो जाएगी? वाई। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस पे। कहाँ बन रहा है? वाई एक्सिस पे। ये दोनों आप इंटरचेंज कर सकते हो क्योंकि है तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जेड वाली कहाँ पर लोगे आप? जेड एक्सिस पर। बाकी इसको आप इसको एक्स भी ले सकते हैं, इसको वाई भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेप समझ में आया पी ऑर्बिटल का? आया शेप समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ देखो बच्चों यही लिखा हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो पी जेड देखो यहाँ पर 0, पी एक्स प्लस माइनस 1, पी वाई प्लस माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे पोल्स बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पे, यहाँ पर ये जेड एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एल इक्वल टू, अब बात कर रहे हैं बच्चों किसकी होगी? डी ऑर्बिटल की। किसकी होगी? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लिख रखा है डी ऑर्बिटल, तो डी के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये कौन सा है हमारे पास? डी ऑर्बिटल। डी के लिए कितने होंगे? डी के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 होंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो डी ऑर्बिटल जो है उनके नाम कैसे याद रखने हैं? ये एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस है आपकी। ठीक है, यहाँ पेयर बना लीजिए एक्स और वाई, तो एक नाम तो हो गया आपका देखो डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर 5 जो है, एक तो हो गया आपका डी एक्स वाई। एक ये पेयर बनाओ, एक तो ये, एक इन दोनों का पेयर बनाओ डी वाई जेड, एक इन दोनों का पेयर बनाओ डी एक्स जेड, सॉरी डी एक्स जेड। क्या हुआ? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तीनों एक्सिस के हो गए। अब देखो जो नेक्स्ट दो के नाम है वो होंगे डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने ये किया कि यहाँ पर जो है आपके, अब इन दोनों को किस में ले लिया? स्क्वायर फॉर्म में। ये माइनस नहीं है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ आपका? फोर्थ वाला ऑर्बिटल किसका? डी का। ठीक है, फिफ्थ वाला जो होगा बच्चों वो होगा आपका डी जेड स्क्वायर। कौन सा होगा? डी जेड स्क्वायर। तीनों नाम समझ में आए? मतलब ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। अब डी, एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू 0 1 2 3, एस पी डी और ये एफ। तो डी कौन सा है? 2 है ना, तो -2 -1 0 +1 +2, 5 हो गए। 1 2 3 4 5, तो ये बन गए ना, अरे ये बन गए 1 2 3 4, और ये 1 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक हटा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटे करने के चक्कर में पूरा ही गायब हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गए। इसका मतलब -2 -1 -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पर भी एक चीज और, ये जो 0 वाली वैल्यू है बच्चों वो कौन सा लोगे आप? डी जेड स्क्वायर। बाकी सबको इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज ये आपका डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड,
डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो ये याद रखना है डी जेड स्क्वायर जो है किस पे आएगा, 0 पे आएगा। अगर इसकी शेप की बात करते हैं बच्चों तो डी ऑर्बिटल जो है इसका शेप होता है डबल डम्बेल। कैसा शेप होगा? डबल डम्बेल शेप होगा। डबल डम्बेल का मतलब ये है बच्चों, ये एक डम्बल तो आपने बनाया था अभी, है ना, एक डम्बल बनाया था, इसी के ऊपर जो है ये दूसरा डम्बल। हाँ ये फ्लावर देश जैसा दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन शेप इसका ऐसा ही होता है 3D के अंदर। एक डंबल है, जैसे ये एक डंबल, इसी के ऊपर ये दूसरा डंबल, ठीक है। अब ये डंबल जब हम इसके ऑर्बिटल, जैसे इनके लिए हम यहाँ पर शेप बनाएंगे ना, तो ये डंबल जो है, ये डबल डंबल्स हैं, ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? इतना नोट डाउन कर दिया, इसको रफ कर दूं। देखो बच्चों, अगर मैं शेप बनाऊं किसकी, डी एक्स वाई की, किसकी बनाए, डी एक्स वाई की, तो वापस वही बात, एक्सिस तो हमारे पास एक्स है, वाई है, और कौन सी, जेड है। तो जेड तो परपेंडिकुलर है, हम बात कर लेते हैं केवल एक्स और वाई की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोल्स है ना बच्चों, ये एक्सिस के बीच में होंगे, और कौन सी एक्सिस के बीच में होंगे, एक्स और वाई के बीच में। बिकॉज हम जो बना रहे हैं डायग्राम, वो किसका बना रहे हैं, एक्स वाई का बना रहे हैं। शेप किसका बना रहे हैं, डी एक्स वाई का। तो जो आपके ये पोल्स हैं वो किस किस के बीच में होंगे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ये पोल्स होंगे कुछ इस तरह। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुई तो यहाँ पर देखिए, जरा मैं आपसे बोलूं, डी एक्स वाई का हो गया, डी वाई जेड का शेप बनाए, तो वापस हमें एक्सिस कौन कौन सी ले लेनी है, वाई ले लो और जेड ले लो, एक्स वाली इसके परपेंडिकुलर ले लो। तो ये किसका शेप हो गया, ये जो आपके डबल डम्बल है, एक तो यहाँ हो गया ऐसा, और एक हो गया आपका ये ऐसा। ये किसका बन गया, आपके वाई जेड का। अब कौन सा बचा, एक्स जेड बचा, डी एक्स और जेड। अब जो है एक्सिस कौन कौन सी ले लेंगे हम, एक्स और जेड एक्सिस। तो एक्स और जेड के बीच में आप बना दीजिए, तो ये किसका शेप हो गया, डी एक्स जेड का। जो थर्ड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, डैश डैश में शो कर दो। जैसे यहाँ पर हमने एक्स वाई तो ले ली, और ये आपकी हो जाएगी जेड। यहाँ पर वाई जेड तो ले ली, डैश डैश में शो कर दो एक्स। यहाँ पर एक्स और जेड तो ले लिया आपने, यहाँ शो कर दो वाई। क्लियर है? तो ये शेप बने आपके किसके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के। यही आपकी थ्योरी में शेप बनाए हुए हैं, अभी देखेंगे हम। अब हमारे पास कौन से बाकी हैं, कौन से बाकी हैं बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए। अब हमारे पास कौन सा, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका शेप बाकी है। तो बच्चों याद रखना, इसका शेप कहता कैसा होता है, एक्स और वाई एक्सिस तो होंगी। अब जो है ये आपके जो पोल्स है ना यहाँ पर, ये एक्सिस के बीच में ना रह के कहाँ पर आ जाएंगे, एक्सिस के ऊपर। एक्स और वाई है, तो एक तो आप ले लो डंबल किसको, एक्स एक्सिस पर, और एक ले लो बच्चों आप किसको, वाई एक्सिस पर। फर्स्ट जो 3 है उन तीनों के केस में तो हमने जो है एक्सिस के बीच में पोल्स लिए थे। अब यहाँ पर जो है पोल्स कहाँ पर ले लेने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डी जेड स्क्वायर, इसका बच्चों पूछा जाता है। इन दोनों का इम्पोर्टेंट याद रख लेना अलग से, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस, एक ले लो आप जेड एक्सिस, और परपेंडिकुलर जो है शो कर दो वाई एक्सिस। जेड का शेप कैसा होगा बच्चों, ये एक जो है डंबल होगा आपका जेड एक्सिस के ऊपर, और इसके सेंटर में आप बना दोगे ये स्पेयर, गोला, ठीक है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा होता है। इसको वापस एक बार मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए। क्या बताया मैंने, ये देखो यहाँ पर डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होगा, ये आपकी एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लो, और बाकी परपेंडिकुलर कौन सी होगी आपकी, वाई एक्सिस होगी। यहाँ पर आपको एक डंबल ऐसा बना देना है, किस पे होगा, जेड एक्सिस पर, और यहाँ पर जो है आपका एक स्पेयर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यहाँ पर होगी। ये किसका शेप होगा बच्चों, डी जेड स्क्वायर का, समझ रहे हो। अब इसके बाद जो वापस वही बात, अच्छा नहीं समझ में आया तो सुनो वापस। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनके तो कहाँ पर पोल्स हमें लेने हैं, एक्सिस के बीच में, जाने ये आपकी एक्सिस होगी इन एक्सिस के, सॉरी यहाँ पर देखो, ये आपकी जो एक्सिस होंगी इन एक्सिस के यहाँ पर बीच में ले लोगे, ठीक है। अगर आपको जैसी एक्सिस दे रखी है, सपोज एक्स वाई, तो एक्स वाई का ले लो, ठीक है। आपको दे रखा है वाई जेड, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको आप कौन सा ले लो, वाई जेड ले लो, ठीक है। आपको बोल दे एक्स जेड, तो यहाँ पर कौन सा ले लो, कौन सा ले लो बच्चों, एक्स और कौन सा ले लेंगे हम, एक्स और जेड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर वाले में याद रखना है, स्क्वायर वाले होना तो यही जो है पोल्स या ये डंबल जो है आपको एक्सिस के ऊपर ले लेना है, और डी जेड स्क्वायर का एक अलग से याद रखो, क्लियर है। तो यही सारी चीजें हैं बच्चों। यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो स्लाइड थी, इसमें हमारे पास जो है एक्स वाई जेड के तो हो चुके हैं, यहाँ पर जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स कंटेन 4 लोब्स, नोब्स या लोब्स जो बोल रहे हैं हम इनको, वाइल फिफ्थ ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लोब्स। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका डी एक्स वाई का बना रखा है, ठीक है, डी एक्स जेड का, डी वाई जेड का, डी एक्स स्क्वायर, तो ये देखो एक्सिस पर है, एक्स पर और वाई पर, ये एक्सिस के बीच में है, ठीक है। ये जैसे वाई और जेड वाली एक्सिस है, इनके बीच में है, ये तो परपेंडिकुलर ले रखा है, तो मैंने जैसे बनाया वैसे बना के देखना, आप कॉपी में बन जाएगा, ठीक है। ये किसका है आपका, डी जेड स्क्वायर का, तो डी जेड स्क्वायर का जो लोब है वो कहाँ पर है, जेड एक्सिस पर है, क्लियर है। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल्स, देयर शेप्स आर कॉम्प्लिकेटेड वंस, उनके शेप कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये आज हमने कहानी पढ़ी बच्चों आपके कौन से, क्वांटम नंबर्स की, जिसके अंदर हमने देखा था फर्स्ट आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है। बाकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वांटम नंबर्स जो हमारा लास्ट बचा है उसको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू क्लास।